हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि अगर आप 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना चाहते हो तो आपको ये वीडियो की बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक आपको 11th का ग्लैंस दे दूंगा। कौन कौन सी चीजें जो 11, क्योंकि देखो 11th में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो पार्ट है 11th में, एक एक पार्ट आपका 11th में है और दूसरा पार्ट जो है उसका वो है 12th में। दूसरा पार्ट है 12th में। तो इसके लिए आपको 11th का आना बहुत जरूरी है, तभी आप 12th में अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अब उनके लिए क्या, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा है, डेरिवेशंस वगैरह नहीं किए, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको 11th के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर मैं ईच एंड एवरी पार्ट तो नहीं कवर कर पाऊंगा, बिकॉज ये एक रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, डेरिवेशंस नहीं करवाऊंगा। हाँ, लेकिन डेरिवेशन कौन से थे, उससे रिजल्ट क्या आया, वो सब सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इतना मैं आपको बता दूंगा जिसकी वजह से आप 12th में कहीं पर अटकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो 11th में मैं आपको इतना ही इस वीडियो में बता दूंगा जिसकी वजह से आपका जो 12th है वो बड़ा ही स्मूथ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब हम चार्जेस की उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जब आपका चार्ज कैसा है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो चार्ज क्या क्या हरकतें करता है, या चार्ज के साथ क्या क्या होती है, चीजें होती है, चार्ज कैसे कैसे परफॉर्म करता है, क्या होती है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक है वो आपको ऑलरेडी पता होगी, कि अगर चार्ज के नेचर सेम है, अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को साथ में लेते हो या दो नेगेटिव चार्ज को साथ में लेते हो, ये सेम नेचर के चार्ज हो गए ना। तो जब आप सेम नेचर के चार्ज लेते हो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज लेते हो, जैसे मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव या एक नेगेटिव पॉजिटिव, कैसा भी ले लो, अगर आप ऐसा जोड़ी लेते हो, अपोजिट नेचर का चार्ज लेते हो, तो अपोजिट, वैसे भी सबको अपोजिट जेंडर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेम वहां पर भी यही केस है कि अपोजिट यहाँ पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेम नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्जेस की क्या है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि कौन से चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, कौन से चार्ज रिपेल करेंगे। जो सबसे पहला नेचर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज का एडिटिव नेचर। अब ये एडिटिव नेचर क्या है, मतलब चार्ज कैसे कर सकते हो, बेसिकली क्या सीन है चार्ज का, कि आप जैसे अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास है, इसका वजन है, समझ लो ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका 2 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, इसका वजन है 5 kg है। आप बताओ इन दोनों ऑब्जेक्ट का ए और बी का टोटल मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 2 + 5 दैट इज 7 kg कर दोगे। तो आपने नॉर्मल एलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंगली कैसे मास को ऐड कर दिया, तो सेम वैसे ही आप क्या कर सकते हो, चार्ज को भी वैसे ही ऐड कर सकते हो। उसी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जैसे मान लो कि जैसे चार्ज, आपको चार्ज को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से करेंगे, ठीक है, और जो चार्ज का ऐसा ही यूनिट होगा वो होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, सिंबॉलिकली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज को अगर मान लो ऐड करना, हाँ पर चार्ज आपको पता है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, चार्ज तो दोनों होता है ना। तो अगर आप सपोज जैसे आपको दे दिया, चार्ज दे रखा है Q1, दे रखा है आपको 3 कूलम, Q2 दे रखा है आपको -5 कूलम, Q3 दे रखा है आपको 6 कूलम, और बता दो कि इन सब का टोटल चार्ज क्या होगा। तो वही है, सिंपली अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंगली टोटल चार्ज आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, Q1 की वैल्यू 3, फिर प्लस Q2 की वैल्यू -5, फिर प्लस Q3 की वैल्यू 6। तो बेसिकली 3 - 5 + 6 हो जाएगा, 3 - 5 बचेगा, -2 + 6, तो बेसिकली आपका आंसर आ गया 4 कूलम। 4 कूलम इज द टोटल चार्ज। तो जो नॉर्मल में अलजेब्रा में होता है ना, प्लस माइनस माइनस, तो वही है, इसीलिए बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज।
आप यहाँ पर अलजेब्रा के जो रूल होते हैं वो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। बस अगर फर्क ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर मास और चार्ज में डिफरेंस करूं और डिफरेंशिएट करूं, तो मास आपको पता है कि मास हमेशा कैसा होता है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि अगर चार्ज का नेचर बात करूं तो चार्ज को ऐड करने के बाद में आपका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चार्ज में पॉसिबल है, जबकि मास सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो चार्ज को अगर मास के कंपैरिजन में हम लोग करें कि अरे सर मास भी ऐड करते हैं चार्ज भी ऐड करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं। और आपको पता है ना, अच्छा चलो उसके बाद थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली ये होता है, अब उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चार्ज होता किसके ऊपर है? तो आपको पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है, चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। तो दोनों के ऊपर क्या चार्ज सेम होता है? यस, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, दोनों पे सेम होता है। बस फर्क ये होता है कि बस ये सेम अमाउंट यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा, ये सेम अमाउंट यहाँ पर पॉजिटिव में होगा। तो सिर्फ साइन अलग होगा, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 पे होता है। तो ये जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बेसिकली क्या हुए, ये लोग हुए चार्ज कैरियर। ये लोग क्या करते हैं, अपने सर पे चार्ज को कैरी करके यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ठीक है। तो चार्ज कैरियर है। जैसे कूली कैसे होता है, सर पे सामान उठा के लेके आता है, तो कूली को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन समझ लो, उसके सर पे जो सामान है वो समझ लो तुम क्या है कि चार्ज है। तो बेसिकली वही है कि कुली की कैपेसिटी है कि एक कुली, मतलब सब बोलो एक कुली तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और उस इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, इतनी ही कैपेसिटी होगी। ये फिक्स अमाउंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है। तो अगर सपोज आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 10 इलेक्ट्रॉन है, और आप बताओ इन 10 इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज आप कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए आप फॉर्मूला ले लेना, Q इक्वल्स टू NE। क्या फॉर्मूला ले लोगे? Q इक्वल्स टू NE। तो यहां पर Q क्या है? Q है आपका टोटल चार्ज। N क्या है? N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? E है आपका चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये वही बात होगी, मतलब एक रूम ले दिया आपको, एक रूम में बोला है कि यहाँ पर है ना 50 आम रखे हुए, 50 मैंगो रखे हुए, ठीक है। बचपन में नहीं करते थे क्या, 50 मैंगो रखे हुए, एक मैंगो का प्राइस है 2 रुपया। तो बताओ टोटल मैंगो का प्राइस कितना होगा? तो टोटल मैंगो का क्या करोगे, नंबर ऑफ मैंगोस इंटू प्राइस ऑफ वन मैंगो। तो नंबर ऑफ मैंगो इज 50 इंटू प्राइस ऑफ वन मैंगो इज 2। तो टोटल कितने हो गए भाई? 100 रुपए के आम हो गए ये सारे के सारे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे ही है कि अगर आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, टोटल कैसे फाइंड करोगे? आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोला था? 10, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हो। ये मैंगो वाला रब कर देता हूँ, बड़ा ही घटिया एग्जाम्पल था, मेरे को खुद को गंदा लगा, बट ऐसे ही किसी किसी को नहीं समझ में आता तो ऐसा रिलेट कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये हम लोग ने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, चार्जेस की प्रॉपर्टी। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी मैं क्वांटाइजेशन पे बताया नहीं है, क्वांटाइजेशन अब मैं बताऊंगा। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जैसे आप उसको, जैसे 1.6 है, ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है। तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, जो भी नंबर से कर सकते हो। बट आपको फ्रैक्शंस में नहीं होगा ये चार्ज, ऐसा नहीं होगा कि 1.2, 1.1, 0.1, आधा इलेक्ट्रॉन हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.5 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा। या तो आपको एक प्रोटॉन लेंगे, दो होल होगा, जो भी होगा ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन या पूरा का पूरा प्रोटॉन लेना है आपको, उसको टुकड़ा करके नहीं लेना है। तो जो अभी एन जो लिखा था ना, वो एन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे डिसेक्रेट वैल्यूज होगी, ना कि फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होगी, यही कहना चाहता है।
बट अभी के जो मॉडर्न फिजिक्स जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, आई मीन रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स भी फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी डिराइव होता है। बट उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ना ही हमारा वो कॉन्सेप्ट है, ना ही उसके बारे में पढ़ना है, ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। बट अपने को इलेक्ट्रॉन और छोटे छोटे टुकड़ों में भी एग्जिस्ट करता है, वो छोटे छोटे उसके भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, बट हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना। अभी तो जो मेन मेन चीजें वही पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को कैसा लेना है, आपको एज ए होल इलेक्ट्रॉन लेना है, टुकड़ा करके नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन उसके 4 टुकड़े कर दिए। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का अगर 1/4 पार्ट है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ऐसा नहीं। या तो आप एक लो, या तो दो लो, या तो 2000 ले लो, 2 लाख ले लो, पॉइंट फ्रैक्शन नहीं चलेगा। बस यही था, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब जैसे एनर्जी का नहीं पढ़ा था क्या, एनर्जी कंजर्व होती है, neither to be created nor to be destroyed, ना आप एनर्जी को बना सकते हो ना उसका कुछ बिगाड़ सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो ना, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वैसे ही चार्ज क्या है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर की चीजें अंदर नहीं जा सकती, अंदर की चीजें बाहर नहीं जा सकती। अभी एक सिस्टम बना दिया जिसको मैंने, अब यह बाहर की दुनिया का कुछ नहीं आ सकता इसके अंदर, ठीक है, और अंदर की दुनिया का कुछ बाहर नहीं जा सकता। तो जब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर, आप चाहो तो पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर ना कुछ जा सकता है ना यूनिवर्स के कुछ अंदर आ सकता है, नॉर्मल लेवल तक। हाँ, डिटेल वर्जन में पढ़े तो बहुत कुछ चीजें पॉसिबल है। इसलिए मैंने बोला ना कि जो मेरी बातें होती है, आई मीन जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं वो 12th के सिलेबस तक ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि यार आप जब ग्रेजुएशन करोगे, पीएचडी करोगे, सर आपने बताया था ये चीजें, क्योंकि रिसर्च चीजें होती रहती है ना, तो चीजें और डिटेल में डिस्क्राइब होती रहती है। बट बोलते हैं ना, जैसे आपने 8 तक कुछ पढ़ा था, 9 तक कुछ पढ़ा था, 10 तक, आज आप अगर पलट के देखते हो तो आपको लगेगा यार 9 10 में तो कुछ ज्यादा ही बेसिक पढ़ा था। कल जब इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे तो आपको पढ़ोगे यार 11 12 तो बहुत बेसिक पढ़ा था। तो इस तरह से जब आते आते हैं ना तो चीजें डिटेल में सीखने लगते हैं। तो हमें पहले वाली चीजें ऐसा लगती है साला वो तो गलत पढ़ाई थी, तो गलत नहीं होती है, स्टेट टाइम टू टाइम क्या होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में मान लो ए और बी, ये दो बॉडीज रखी हुई है। ये ए और बी दोनों बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये चार्ज ना ही क्रिएट कर सकते नया, और ना ही कोई पहले से है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यानी कि ओवरऑल चार्ज, चाहे ए इसको दे दे, चाहे बी इससे ले ले, कोई किसी को दे दे ले ले, कुछ भी जो प्रोसेस करना है कर लो, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन कंजर्व। चार्ज, टोटल चार्ज, जो अगर टोटल चार्ज की बात करूं तो वो जितना था उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, आपका चार्ज सेम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो ये चीजें थी हम लोग ने पढ़ ली, बेसिक प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड देन उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 3 चार्ज की प्रॉपर्टी। और उसके बाद में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। किसके बीच में फोर्स, फोर्स किसके बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में तो लगेगा नहीं, बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है अगर हमें कैलकुलेट करना है। अब वो दोनों आप चार्ज चाहो तो वो चाहे तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, जो चाहे वो जोड़ी हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड, इनमें से कोई भी जोड़ी हो सकती है, चारों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है बेटा। इन चारों कंडीशन में आपको बोला कि यहां पर इतना चार्ज रखा हुआ है, यहां पर इतना चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है वो बताओ, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया था वो अपने कूलम भाई ने दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार बार हम लोग उसको क्या करने वाले, यूज करने वाले। अच्छा, वन मोर थिंग, आप जब फोर्स फाइंड करोगे, जो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, मैं अभी डेरिवेशन तो ऑब्वियस सी बात है पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको इसका फॉर्मूला एंड उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि कूलम्स लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया अगर आपको दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करना है। हाँ, अब वो फोर्स दोनों चीज हो सकता है, अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज बेटा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है।
वो अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है। फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है। क्यों? वो फोर्स जो होगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, और डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है। आप दो सेम नेचर के चार्ज लोगे तो वहां पर फोर्स तो होगा, बट वो कैसा होगा? रिपेल करेगा। आपको पता है ना, क्योंकि रिपेल करने में भी फोर्स लगता है और अट्रैक्ट करने में भी लगता है। अरे यार, मान लो यहां पर, मान लो यहां पर दो यार ये लाइन सीधी नहीं बन रही है। ये देखो, ये यहाँ पर एक लड़का 1 खड़ा है, यहाँ पर एक लड़की 2 खड़ी है, 3 अच्छा 5 हाथ बना दिया ना, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बॉय है, ये गर्ल है, बोलोगे सर सेम दिख रहा है। भाई बेटा डिटेल वर्जन में बायो का टीचर नहीं, जो इनका डिटेल में फिगर बनाते बैठूंगा। तो ये एक लड़का एक लड़की है, अगर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो उसके बीच में भी फोर्स है, मतलब रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार देते हैं एक दूसरे को, तो रिपेल होना वो भी फोर्स है। दोनों एक दूसरे को पास बुलाते हैं, अट्रैक्ट होने लगता है। आशिकी 2, ये इसके पास, ये इसके पास जाने लगता है, तो ये अट्रैक्शन था, पहले रिपल्शन था। तो दोनों ही कंडीशन में फोर्स तो लग रहा है ना, तो फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही चीज में फोर्स होता है। अब लेकिन वो फोर्स होगा कितना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे इन दोनों के बीच में नहीं, इन चार्जेस वाले प्रॉपर्टीज के बीच में कैलकुलेट करना है तुम लोग, उसके बीच में। तो वो जो कूलम्स लॉ ने जो फोर्स का फॉर्मूला दिया था, वो दिया था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो गया, Q1 Q2 ये तो दो तुम्हारे दो चार्ज हो गए, मान लो एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों की वजह से यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला दोनों चार्जेस Q1 Q2, और आर क्या है यहाँ पर, आर की जगह कभी कभी ना डी भी ले लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। आर यहाँ पर रेडियस नहीं है, बेसिकली आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच में क्या है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जो है वो है आर। तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, बहुत काम आएगा, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। और जो के होता है, ये के तुम्हारा क्या है, के है कांस्टेंट। जैसे हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इस के की भी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अरे 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 ये क्या है, हाँ जी मैं बता देता हूं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अब आप यहां पर, आपको मैं बताता हूं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, उसके अंदर डिटेल में जाओ थोड़ा सा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? अब देखो एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यहां पर मीडियम नहीं लूंगा, परमिटिविटी ऑफ ये एयर या वैक्यूम के लिए लिया जाता है। तो शांति रखो, ये भी बताता हूं, सब बताऊंगा। अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है तो इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं, इसका नाम है एप्सिलॉन। ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन है, ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ मीडियम। मटेरियल ऑफ मीडियम, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो दो चार्ज ले लिया, ठीक है, Q1 Q2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास पास जाना चाहते हैं। तो यहां पर अगर सपोज मान लो हवा प्रेजेंट है, तो दोनों कुछ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मान लो यहां पर एयर को मैं रिप्लेस कर देता हूं पानी से, वाटर डाल दिया या केरोसिन डाल दिया, कोई माइका डाल दिया, कोई दूसरा प्लास्टिक का शीट डाल दिया, तो जिसकी वजह से इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसमें इफेक्ट होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों उतनी ही पावर से थोड़ी अट्रैक्ट करेंगे। अरे जैसे मान लो एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट लिया और एक साउथ पोल का मैग्नेट लिया, आपको पता है दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर आप कुछ प्लास्टिक का शीट डाल दोगे, क्या तभी भी वो उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं। तो बेसिकली ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी, मतलब वो दोनों चार्जेस फोर्स को कितना अलाउ करेंगे, कितना परमिट करेंगे अट्रैक्ट होने के लिए। तो एयर और वैक्यूम अगर मीडियम है, मान लो मीडियम जो है एयर और वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट लेते, ये जो छोटा सा जीरो है ना जो दिख रहा है ना, ये लगा देना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर सपोज एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई भी दूसरा मीडियम रहा तो ये वाला सिंबल यूज करना है। तो अदर देन एयर और वैक्यूम के लिए हमें ये वाला यूज करना है, और एयर और वैक्यूम है तो ये यूज करना है।
अब दूसरे मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू, अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन आपको जो याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए याद रखनी है, वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको याद कर लेना, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, मुंह पे बहुत काम आएगी। और आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो? 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट है तो क्या हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और अगर आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यानी कि इस के की वैल्यू या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरे की वैल्यू ये होती है फॉर एयर और वैक्यूम। बाकी अगर मीडियम चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी एयर और वैक्यूम के लिए। तो एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, अगर पूरे के की यानी कि पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरे की वैल्यू चाहिए तो ये याद कर लेना, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो ये याद कर लेना। ये वैल्यूज आपको मुंह पे रहनी चाहिए, काम आएगी। क्लियर? तो कूलम लॉ के अंदर हम लोग ने सारे टर्म समझ लिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर एयर और वैक्यूम है तो इस पूरे की वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 ये दो चार्ज है, कोई भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। और R क्या है? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था तो उसका स्क्वायर लेना। और ये ओवरऑल क्या बन गया? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स का फॉर्मूला। दो चार्जेस के बीच में आप क्या निकाल सकते हो? फोर्स निकाल सकते हो। अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है कि आपने बोला सर आपने ये तो बता दिया कि दो चार्ज होगा तो हम कूलम्स लॉ लगा देंगे, लेकिन अगर दो नहीं हुए, दो से ज्यादा हुए तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में जो एप्लीकेबल होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या होता है एग्जैक्टली तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज रख दिया आपने, मान लो Q1। अब Q1 के ऊपर है ना, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, यहाँ पर एक रखा हुआ है Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखा हुआ है। तो Q2 भी Q1 पे इफेक्ट डाल रहा है, Q3 भी Q इस पे, Q4 भी Q1 पे। तो ये आजू बाजू सब लोग बहुत सारे चार्जेस से गिरा हुआ, आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। वो दो चार्ज था, कूलम्स लॉ लगा दिया, लेकिन दो से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि Q1 के ऊपर हर एक चार्ज क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको टोटल फोर्स कैसे फाइंड करना रहेगा? तो टोटल फोर्स आप कैसे फाइंड करोगे? ये टोटल फोर्स है, ठीक है। और टोटल फोर्स आप फाइंड कैसे करोगे? टोटल फोर्स के लिए क्या करना है? जैसे फोर्स ऑन, जैसे फर्स्ट वाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो ये जैसे जितने भी होंगे, तो ये देखो Q2 किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? Q1 के ऊपर। तो मान लो फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से। फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 3 की वजह से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो इस तरह से इन तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर आप तीन दोनों को अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा के F12। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज हो जाएगा Q1 Q2, ये मैं ये कर देता हूं, ब्रैकेट नहीं लगाता हूं इसके अंदर। के फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, अरे यार अभी पढ़ा है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा है? के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेता हूं R12, मतलब 1 से लेकर के 2। R12 इज R1 से लेकर के 2, तो R1 से लेकर 2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 3 के लिए क्या होगा? के एज इट इज रहेगा 1 3। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 तो रहेगा ही, और 1 और 3, तो Q1 Q3 हो जाएगा। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R13 का स्क्वायर ले लो, फिर प्लस इसका भी के Q1 और Q4 हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर, इस तरह से। और आप देखो सब में से आप क्या निकाल सकते हो? के वाला जो पार्ट है वो कॉमन निकाल सकते हो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3। वैसे तो आप Q1 को भी कॉमन निकाल सकते हो आप,
क्योंकि Q1 देखो सब में सेम है, तो आप Q1 को भी कॉमन निकाल सकते हो बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस Q1 Q4 तो R14 का स्क्वायर। देखो धीरे धीरे बता, और हाँ ये K की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हो। तो कभी टेंशन नहीं लिख देना, नहीं लेना, अगर मैंने कहीं पर K लिखा हुआ है तो आप K की जगह 1/4π, छोटी छोटी चीजों के लिए रोना बंद करो। सर यहाँ पर K लिख दिया आपने टेक्स्ट बुक में 1/4, अरे भाई दोनों एक ही चीज है ना, K की वैल्यू 1/4πε होती है, क्या लिख दिया मैं भी आप लोगों के चक्कर में, 1/4πε0 होती है। अब आप कहीं पर पाई लिखा हुआ है, कहीं पर अगर मैंने पाई की जगह 3.14 लिख दिया तो रोने थोड़ी लगोगे, आपको पता है कि 3.14 पाई की वैल्यू है ना, फिर बोलेगे सर 22/7, अरे भाई वो भी लिख सकता है, तेरे को जिससे कैलकुलेट करने का मन करे, जो इजी लगे उससे कर, ठीक है। तो K की जगह आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल चार्जेस है और उनके बीच का फोर्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप मल्टीपल चार्जेस का फोर्स निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो 12th में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है, तो मैं उसका डेरिवेशन ऑब्वियस सी बात है नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट बता दूंगा। जब आप कोई भी चार्ज रखते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, फिर आप चाहे पॉजिटिव रखो फिर आप चाहे नेगेटिव रखो, वो अपने आसपास क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। अपने आसपास क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। जैसे अगर आप मैग्नेट रखते हो, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो मैग्नेट भी अपने आसपास क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ना, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वैसे ही जब चार्ज रखते हो तो चार्ज क्या करता है, अपने आसपास फील्ड बनाता है, और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, बाकी कुछ याद हो ना हो ये हमेशा याद रखना। अगर मान लो अगर आपका चार्ज है पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा। पॉजिटिव होगा तो चार्ज से जो डायरेक्शन जो आप दोगे वो अवे फ्रॉम दी चार्ज देना आपको। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, मान लो अगर वो चार्ज नेगेटिव है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने बोल दिया, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दोगे वो टुवर्ड्स द चार्ज दोगे, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्ज है तो आप उसका क्या दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। हर चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आपने बोला सर डायरेक्शन तो बता दिया आपने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आ रहा तो कैसे करोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे आप अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर जाते जाओगे, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा ना। अरे वही मैग्नेट वाली बात बेटा, मैग्नेट अगर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक आप आयरन का टुकड़ा एक या तो यहां पर रखते हो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, ज्यादा स्ट्रांगली किसको अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट वाले को, क्योंकि पास में है ना। दूर सेकंड वाला क्या हो गया, दूर हो गया, सेकंड वाला क्या है, अवे है, थोड़ा दूर है ना, तो दूर होने की वजह से क्या होगा, उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो सेम विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, वीक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू, ये बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा 12th में, तो इसको याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हो। फोर्स का देखो कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या आता, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये था। एक Q1 था एक Q2 था, तो आप भी इसको चाहिए तो क्या तो Q1 ले लो, कुछ भी ले लो। नहीं, एक काम करते, मैं आपको ऐसा नहीं करते, देखो एक बड़ा ले लेता हूं, एक दो चार्ज होने चाहिए कोई भी हो, तो यहां पर क्या कर देता हूं, मैं एक काम करता हूं, वैसे तो इसका डेरिवेशन है प्रॉपरली, लेकिन जब वो मैं 11th के लेक्चर्स बनाऊंगा तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हर एक डेरिवेशन ईच एंड टर्म जैसे मैं 12th के लेक्चर्स कवर कर रहा हूं वैसे ही कवर करूंगा। के
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये दो चार्ज हो गए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, दो चार्ज होने चाहिए। आप दो चार्ज को चाहे Q1 Q2 से रिप्रेजेंट करो या एक कैपिटल एक स्मॉल से रिप्रेजेंट करो, वो फर्क नहीं पड़ता, दो चार्ज होने चाहिए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स था, तो यहाँ पर देखो ये मैंने पूरे फोर्स की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाई चार्ज है तो इधर भी डिवाइडेड बाई चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा एक और बात याद रखना, यहां से हमें ये पता चलता है, यहां पर भी के की वैल्यू वही रहेगी 1/4πε0। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला आया था अगर उससे कंपेयर करो तो उसका आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके अंदर चार्ज कितने रहते, दो रहते, यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा, ए रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये दोनों में डिफरेंस हो गया। सिमिलरिटी क्या हो गया, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के डिस्टेंस के स्क्वायर को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या रे, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख दिया, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था एक जगह, हाँ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब पता है ना, देखो ये जो सिंबल है ये सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ये सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ठीक है। डायरेक्ट है या इनवर्स है ये डिपेंड करता है सामने वाले पे। अगर आप ऐसे लिख देते हो आर तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और इसी आर को अगर आप अपॉन में लिख देते हो इनवर्सली, तो जब फ्रैक्शन में अपॉन में जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो सामने लिखा हुआ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली में क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, जैसा पहला वाला होगा दूसरा वाला भी सेम होगा। बट इनवर्स में उल्टा होता है, अगर ये बढ़ रहा है आर अगर सपोज बढ़ रहा है तो ई कम हो जाएगा, इनवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। और अगर मान लो आर कम हो रहा है तो ई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके साथ मैंने आपको क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स के दोनों का कंपैरिजन भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो पहले देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, ये जो डाइपोल बनता है हमेशा दो चार्जेस की वजह से, किससे, उसके अंदर कितने चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज। और वो दोनों चार्ज कैसे होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो अपोजिट चार्ज हो गए, हाँ आप चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव रख सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन होंगे दो अपोजिट नेचर के चार्ज, आप दोनों सेम नेचर के चार्ज नहीं ले सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चार्ज बनेगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से आपका चार्ज बनेगा। तो चार्ज एक आपका होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए आपका नेगेटिव, दो अपोजिट चार्ज। और मान लो और वो दोनों अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस से क्या सेपरेटेड है, कुछ डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। हाँ अब वो सेपरेशन कितना लेते क्या लेने, वो कितना भी हो सकता है, नंबर्स में हमें नहीं पता, बट हम उसको क्या ले लेते हैं, उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लेते हैं हम लोग 2L। जैसे मान लो Q1 और Q2, तो ये Q1 और Q2, और दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंड दीज आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मान लो 2L। कभी कभी 2L की जगह 2A भी ले लेते हैं। तो सर ये 2A का सीन क्या है, तो 2A का मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये सेंटर है दोनों चार्जेस का, तो सेंटर से ये पार्ट हो गया L और सेंटर से ये पार्ट हो गया L। सो L प्लस L टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2L। आप चाहो तो L की जगह ये A ले लो, ये A ले लो, तो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, ऐसे कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मोस्टली हम लोग 2L या 2A लेते हैं। तो ये बोलोगे सर आपने तो L बताया था, A कैसे आ गया, या फिर A बताया था L, तो मैंने दोनों ही बता दिया। कभी कभी 2L ले लेते हैं, कभी कभी 2A ले लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होता। आपके टेक्स्ट बुक में L लेके सॉल्व किया है इसको, तो आप 2L लेना। तो 2L ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये P का जो सिंबल होता है ना, P के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो अभी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला भी देना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
ये लिया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये होता है फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, दोनों चार्ज का नहीं लेना। तो मान लो दो चार्ज थे Q1 Q2, आपको पता है कि Q1 और Q2 इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो दोनों में से कोई ले लो। तो मान लो Q1 Q2 को मैं Q ही लिख लेता हूं ना, दोनों सेम ही है ना। तो Q इंटू क्या लेते हैं हम लोग, Q इंटू 2L ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा, अरे यार डिस्टेंस क्या होगा, 2L होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। तो Q इंटू 2L ले लेता हूं। तो ये हो गया हमारा डायपोल का फॉर्मूला। अच्छा, ये जो है ना, अब जैसे डायपोल है, हर एक डायपोल की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो हम लोग अगर जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, पी को हम लोग जो डायपोल की स्ट्रेंथ है उसके लिए जो फिजिक्स में टर्म यूज होता है वो होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मतलब हो गया भाई डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल हो गया आपका डायपोल मोमेंट, इसके बारे में। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब हाँ, अब जो आपने दो चार्ज लिया था, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में हो गया लाइन। तो दोनों का ये हो गया सेंटर वाला पॉइंट। अब दोनों के ये जो लाइन पास हो रही है, कौन सी वाली, जो ब्लैक वाली जो मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लाइन पास हो रही है दोनों के सेंटर से, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस है। ये हमारी क्या है, एक्सिस किसकी है, डायपोल की। ठीक है, ये हमारी डायपोल की एक्सिस होगी, एकदम स्ट्रेट पास होगी, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है बट आप एकदम स्ट्रेट मान लो। और सेंटर से जो एकदम परपेंडिकुलर इसको पास होगी, एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, और जो सेंटर से पास होगी तो इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो आपको मान लो, आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट समझ गया, एक्सिस और इक्वेटर, डायपोल की एक्सिस मतलब समझ गया ना, ये वाली लाइन, ये जो सेंटर से एक ही लाइन पास होनी है, मैं ऐसे बता रहा हूं। और ये जो स्ट्रेट वाली परपेंडिकुलर लाइन है ये इक्वेटर हो गया। अब इसके अंदर आपका ना, आपको क्या फाइंड करने बोला है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जो ई होता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, ये सब एक ही चीज होता है। इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, ये फाइंड करना है आपको। क्या करना है, ये फाइंड करना है। पहला जो कंडीशन दिया हुआ है इसके लिए पूरे के पूरे डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपको अगेन में डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, उसका आपको कंक्लूजन दे रहा हूं। जैसे मान लो ये हो गया दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इन दोनों चार्जेस से क्या हो रही है, एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, ये होगी आपकी क्या होगी, एक्सिस होगी, डायपोल की एक्सिस। इस डायपोल की एक्सिस पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, आप चाहे यहां पर दोनों के बीच में, साइड में, लेफ्ट राइट, कहीं पर भी पॉइंट लेना ले लो। मान लो मैंने वो पॉइंट ये ले लिया यहां पर, आप इस पूरी एक्सिस में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक्सिस वाला केस है ये, फर्स्ट केस है एक्सिस के लिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कहां पर, डायपोल की एक्सिस में। ये दिख रहा है ना, ये डायपोल है, तो डायपोल की एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, के। ये फॉर्मूला काम आता है एक्सिस के लिए, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के लिए। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा के 2p अपॉन आर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला है, बट ये सिर्फ आप एक्सिस वाली कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। पी मतलब क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, और आर क्या हो गया आपका, आर हो गया आपका डिस्टेंस, और ई तो आपको पता ही है क्या है, क्या लिख रहा हूं मैं उर्दू जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू के 2p अपॉन आर क्यूब, ये एक्सिस के लिए। यहां पर ए छोटा सा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सिस।
अगर आपको सेम कंडीशन सब कुछ केस 2 दिया जाए और बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करनी है, बट इस बार कैसा है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव आपने ये ले लिया, ठीक है, बट इस बार आपको एक्सिस पे नहीं फाइंड करना है, ये तो एक्सिस आपको पता है, और ये हो गया एक्सिस का सेंटर। एक्सिस के सेंटर पे मैंने क्या बना देता हूं, एक लाइन पास कर देता हूं जो कि है परपेंडिकुलर। अब ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, इक्वेटर की लाइन, लाइन ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन होगी। अब मान लो वो जो पॉइंट जैसे आपने पहले एक्सिस पे लिया था ना, अब ये पॉइंट आप इस इक्वेटर में ऊपर नीचे इक्वेटर की लाइन में कहीं पर भी आपने, आपके जहां मन है वहां कंसीडर कर लो। आपने यहां पर ये एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो वैसे तो डेरिवेशन है, लेकिन सिंस कि ये ग्लैंस दे रहा हूं 11th का, तो इसके लिए इक्वेटर के लिए यहां पर ई, फिर छोटा सा ई लिख देता हूं, ये छोटा सा ई इक्वेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के। बस डिफरेंस ये रहेगा, तो यहां पर जो है फॉर्मूला जो होगा वो होगा P अपॉन आर क्यूब। आप देख रहे हो एक्सिस में और इक्वेटर में फर्क क्या है, एक्सिस वाले में 2p था, P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर एक्सिस वाले में 2 था, इसमें 2 नहीं है, बस इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का फॉर्मूला बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरह से ये एक्सिस और इक्वेटर के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डाइपोल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखा डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल को रिप्रेजेंट करते P से, और उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। Q यानी कि कोई भी एक चार्ज ले लो, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। फिर अगर सपोज डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उन दोनों के लिए हम लोग ने फॉर्मूला निकाला। तो ये थी डाइपोल की कहानी। इसके बाद में आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप तीन फॉर्मेट में देखो, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़ रखे हो, हाँ एरो नहीं लगा के फॉर्मूला ही लिख देता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमें मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमें यहां पर भी क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, बट किसकी डेंसिटी निकालनी है, चार्ज की। हमें यहां पर किसकी डेंसिटी निकालनी है, चार्ज की डेंसिटी। और चार्ज की जो डेंसिटी है वो तीन, अब देखो चार्ज की डेंसिटी में बस मास का रोल प्ले कौन करेगा, खुद चार्ज, मास की जगह क्या हो जाएगा चार्ज, और नीचे वॉल्यूम एज इट इज, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये हम लोग ले सकते हैं, बट चार्ज अपॉन वॉल्यूम कब लेना है उसकी कंडीशन है। तो देखो टोटल हमारे पास तीन टाइप का आता है, एक को आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला जो भी होगा अभी बताऊंगा। फिर आता है एरियल, या इसको सुपरफिशियल भी हम नाम से जानते हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। सबसे सिंपल सरफेस लिख देता हूं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड वाला जो है वो लिख देता हूं वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो जैसे डेंसिटी को आपको याद होगा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते थे। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, ऐसे लिखते थे रो, ROH रो, ग्रीक लेटर रो, ये P जैसा दिखने वाला रो, इसको हम लोग 10th में आपको याद होगा, तो ये यही सेम सिंबल हम लोग है ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूज करते थे, स्पेसिफिक या रेजिस्टेंस के लिए, तो M अपॉन V ये होता था हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला सिंबल वाइज। तो वैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो यूज होगा वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा टू डायमेंशन के लिए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होगा थ्री डायमेंशन के लिए। वन डायमेंशन जैसे मान लो क्या हो गया, वन डायमेंशन कोई वायर ले लो, एक छोटा सा एक पतला सा ऐसा वायर ले लो, इस वायर के ऊपर आपने चार्ज रख दिया ऐसा, ये वायर लिया, वायर के ऊपर सरफेस पे चार्ज रखा, बस वायर के ऊपर चार्ज रख दिया, तो
तो इस वायर का चार्ज डेंसिटी फाइंड करना। तो वायर क्या एक सिंगल पसली है, आई मीन वन डायमेंशन है, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, लैम्बडा। तो ये लैम्बडा क्या है, लैम्बडा का मतलब है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, कुछ और नहीं सुना, लैम्बडा, और कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि यहाँ पर वन डायमेंशन है तो सिर्फ लेंथ काउंट होगा ना, वायर का तो लेंथ है, एरिया नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, अगर सिंगल पसली है, वन डायमेंशन है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। अब सपोज यही अगर कोई शीट होता, प्लेन शीट है, एक ऐसा शीट है, ठीक है, जहां पर एक्स मतलब सिंपल यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस है, 2D सरफेस है, तो वहां पर सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट, यहां पर लेंथ था, सरफेस है तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और यहां पर जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये ऑब्वियसली 3D है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा, जैसे क्यूब वगैरह होता है ना अपना, मैं जस्ट गंदा सा क्यूब बना देता हूँ, ठीक है, तो ये क्यूब वगैरह होता है ऐसे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करें, रो। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया और लेंथ 1D 2D 3D के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर, आपका जो होता है ना ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीन कैटेगरी में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ना गॉस लॉ, उसके अंदर आपको ये बड़े काम आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से यूज करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन। गॉस लॉ जो है ना, फ्लक्स जिसका सिंबल होता है ये फाई, PHI, फाई, अगेन ये सब ग्रीक लेटर है। ये फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, आपको फ्लक्स और गॉस लॉ दे दिया है 11th में, और इसकी एप्लीकेशन दे दी आपको 12th में। तो आपका जो 12th का फर्स्ट टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 1 क्लास 12 का, उसके अंदर मैंने ये फ्लक्स भी कवर किया है, गॉस भी कवर किया, एप्लीकेशन भी कवर की है, ये तीनों चीजें मैंने डिटेल में कवर की है। तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आप फ्लक्स, गॉस लॉ और ये एप्लीकेशन आपको 11th में देखने की जरूरत नहीं, आप 12th में देख सकते हो, वहीं से स्टार्ट करना। तो मैं दो बार दो जगह कवर नहीं कर रहा हूं, तो मैंने डायरेक्ट, क्योंकि एप्लीकेशन आपको तभी आएगी जब गॉस लॉ आएगा, गॉस लॉ तब आएगा जब फ्लक्स आएगा, तो इसलिए मैंने वो 12th में कंटिन्यू करके आपको ये दोनों चीजें मैंने 12th में आपको एक्सप्लेन की है, और उसके बाद में मैंने उसकी एप्लीकेशन ली है। तो मैंने सारे डेरिवेशन करवाए हुए हैं उसके अंदर, सब कुछ करवाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में। आप 12th के इसके बाद में अगर 11th का वीडियो देख लिया है तो आप 12th के लिए एकदम तैयार हो, और आपको पहले से अगर आता था तो बहुत अच्छी बात है, देखिए और पढ़िए। अगर कुछ भी डाउट आता और आता है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करूंगा। बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे।